कृष्ण सभी को और थैंक यू सो मच आप मेरे चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शहर के जानी-मानी हस्ती जिनके नाम को ही सुन के आप उनका स्टेटस, उनकी स्टाइल और उनके रुतबे को पहचान सकते हैं। तो आज मेरे साथ हैं शहर की सबसे जान, मान, शान कहले जाने वाले लखन घनघोरिया जी। सर की जर्नी जो है मैं आज जबलपुर वासियों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे भी आप सभी जानते ही हैं उन्हें, नाम बस बोलने की ज़रूरत थी और आज सर ने मुझे समय दिया है। इसके लिए सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपने मुझे जो यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करने की परमिशन दी, सब उसके लिए भी धन्यवाद। तो सर इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ़ आपसे एक बात पहले पूछना चाहूँगी, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है द डेफिनेशन, जिसका मतलब होता है परिभाषित करना या परिभाषित होना। सर आपके जीवन की कोई ऐसी टैगलाइन जो आपके पूरे चरित्र को, आपके व्यवहार को परिभाषित करती है या आपके जीवन को बता पाती है? कोई कविता, कुछ ऐसा 2 लाइन का टैगलाइन आप, या कोई ऐसा शब्द जो आपको लगता है कि ये सिर्फ़ मेरे लिए बना है? ये कहना तो बहुत कम शब्दों में बांधना बहुत कठिन होता है, लेकिन कुल मिला के सेवा सेवा। और समर्पण, जी। ये इसको हमने अपना ध्येय बनाया है। वो सेवा में समर्पण हो, तो ये एक प्रकार से अब हमारी आगे की न अभी की न केवल अवधारणा है बल्कि भविष्य की एक सोच बन चुकी है। मतलब सर का टोटल अगर हम परिभाषित करें सर को तो सिर्फ इतना है कि वो अपने पूरे जीवन काल में सेवा भाव, क्योंकि मैंने भी अगर आपसे बोला था इनके लिए, तो मैंने सबसे पहले ये चीज़ बोली थी कि एक ऐसा शख्स जिनकी पूरा जीवन सेवा के में समर्पित है और उन्होंने पूरे शहर का ही नहीं, बाहर भी लोगों का बहुत ही भला किया है और निस्वार्थ भाव से सेवा भाव के रूप में उनकी जितनी मदद हो सकती थी उन्होंने की हुई है। सर आपका एक जो सोशल हम देखें तो आप एक राजनीति बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो सर आपकी वो शुरुआत कैसे हुई थी? हम चूंकि छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि से आए और छात्र जीवन से ही छात्र संघ से फिर युवक कांग्रेस की राजनीति से और यहाँ तक का सफर है, क्योंकि जिस प्रकार से छात्र जीवन में लोग कोई अवधारणा जी। तय करते हैं कि हमको किस लक्ष्य की प्राप्ति करना है, ऐसी कोई मन में धारणा नहीं थी। कॉलेज में गए, कॉलेज का वातावरण देखा, उस समय ये लगा कि हम अपने शहर में रह के बाहर के छात्रों के अधीन कैसे हो सकते, उनके गुलाम कैसे हो सकते। तो ये सब चीज़ें मन में थी, एक जिज्ञासा थी और जिज्ञासा के साथ साथ एक मन में कहीं ना कहीं आक्रोश भी था कि हम अपने शहर के साथियों को कहीं दबने नहीं देंगे। ओके। वो राजनीतिक नहीं था, वो एक जो युवा उम्र का जोश होता है वो जी, था। जी, जी। स्वभाव उस समय ना तो अनुशासन में होता है, जी। ना उस समय अनुशासन होता है और ना किसी प्रकार का समझौतावादी नेचर होता है, बल्कि बागी नेचर होता है। तो मन में एक भाव था, तो सिटी पैनल नाम से एक पैनल चालू हो गई, छात्र राजनीति के चुनाव में हिस्सा लिया, आगे बढ़ गए और वहां से सफर करते करते आज यहाँ तक पहुंच गए। जी। सर ये तो क्लियर है कि आपने एक सेवा भाव, उस समय आपका सेवा भाव अलग था, आप एक युवा थे और उस समय के जो आपकी परिस्थितियाँ थी वो आपने जोश-जोश में आपने एंटर किया पॉलिटिक्स में। पर वो पीढ़ी हम आज भी देख रहे हैं, हमारी जनरेशन भी है, पर लोगों को एक समय होता है, काफ़ी लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं मुझे आगे राजनीति में नहीं जाना है। तो आपके सामने कोई ऐसी चीज़ें आई जिनकी वजह से आपको लगा कि नहीं अब मुझे यही रास्ता चुनना है, क्योंकि छात्र राजनीति अलग है बिल्कुल। लोग, बच्चे, ग्रुप इकट्ठा होता है और उनको जोश रहता है उस वक़्त काम करने का।
और आपने आज भी आपका वही जोश दिखता है। अगर आपके पास आज भी, मुझे पता है, किसी का कॉल आता है तो आप तुरंत उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ये नहीं देखते हैं कि क्या उम्र है या कुछ। तो वो जोश अलग रहता है युवा का और आज के डेट में। सर क्या फ़र्क है इसमें और कैसे आप आगे आए? फर्क नहीं है, लेकिन छात्र राजनीति को ही हम एक तरीके से उस दौर की राजनीतिक जीवन की शुरुआत का प्रशिक्षण के रूप में देखते हैं। हम लोगों ने छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ते लड़ते जो सफ़र तय किया, उस सफ़र में कई उतार चढ़ाव भी आए हैं। और क्योंकि एक बार जब छात्रों के हितों के लिए संकनाद की बात आई, तो जब वो संकनाद चालू हुआ तो फिर वो शहर हित से जनहित, जनहित से सेवा, तो ये एक तब्दील होता चला गया। आज परिस्थितियाँ अलग हैं और पहले की छात्र राजनीतिक परिवेश की परिस्थितियाँ अलग। जी, जी, जी। तो वो एक तरीके से आदत में जो शुमार हो जाता है, जी, तो सारी चीज़ें थी। और कहीं न कहीं ये मन में होता है, स्वभाव आपका जैसा हो, जी, तो वो आपको आगे बढ़ा के ले जाता है। तो ये निरंतर निर्वात चलती रही और उसका सबसे बड़ा कारण है खुद का स्वभाव। यदि स्वभाव में समर्पण के भाव नहीं होते, जी, सेवा के भाव नहीं होते, तो आज भी हम जो 40 साल पहले चले हैं, आज भी इस रास्ते पे ना चलते। जी, जी, जी। क्योंकि आज सर ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज के जनरेशन जो है, बहुत कम ऐसे लोग और बच्चे मिलते हैं जो राजनीति को अपना करियर या प्रोफ़ेशन बना लें। क्योंकि उनके अंदर, जैसा कि आपने बोला, वो सेवा भाव नहीं दिखता है। मैं एजुकेशन लाइन से थी तो मैंने काफ़ी बच्चों से मिली हूँ और देखा भी है इस चीज़ को, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। सर अभी भी क्या आपके पास छात्रों का साथ है? अगर आप, मतलब अगर बोलना चाहें, जो नई युवा पीढ़ी हाँ, है? हम जिस कॉलेज में जिस सब्जेक्ट से आए हैं, जी। वो सब्जेक्ट राजनीति का नहीं था। अच्छा। हम बायो के स्टूडेंट थे, बायोलॉजी बाप पढ़ते थे। रे! हमारे तमाम साथी आज डॉक्टर हैं, अच्छा। सभी डॉक्टर हैं हमको छोड़ के, और अच्छे डॉक्टर हैं शहर के। तो हमारा कोई ये ध्येय नहीं था, एक वातावरण कॉलेज का बना था। जी। तो ये हुआ कि हम अपने शहर में रह के जी सर। कहीं किसी की गुलामी कैसे पसंद कर सकते हैं। अच्छा, मतलब तो वो, ये मोटिव हाँ, था। तो ये मोटो आया, तो वो उसी में अपने शहर के छात्रों के बीच में पॉपुलर होते चले गए, उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते। तो जब आगे बढ़े तो फिर व्या सोच में व्यापकता आती है। व्यापकता आई तो स्वाभाविक रूप से उसका विस्तार हुआ, क्षेत्र का, सेवा के क्षेत्र का भी विस्तार हुआ। और आज इस स्थिति में आ गए कि छात्रों से लेके शहर हित और फिर जनसेवा की सारी वो आयाम जो तय किए, जी सर। तो एक तरीके से एक एटमॉस्फियर बन गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने उस दौर को भी देखते हैं। आज भी हम छात्रों की मदद के लिए तत्पर रहते, क्योंकि वो हमारा धर्म है जी, जी। और वो हम पूरा करते हैं। सर आज की जो युवा जनरेशन है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको राजनीति में क्या मोटिव, क्या सोच के उतरना चाहिए? आधे में कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग किसी और मोटिव से उस चीज़ को जॉइन करते हैं। जीवन को हमेशा एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, हमेशा समय एक सा नहीं होता है। यदि सेवा का भाव है और किसी चीज़ का हमने संकल्प लिया है, तो फिर हमको बदलना नहीं चाहिए उसमें। जी। हम जब तक इरादों के पुख्ता नहीं होंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ते। और हम उस व्यक्ति को बिल्कुल एक अच्छा इंसान या सच्चा इंसान नहीं मानते जो अपने इरादों का पुख्ता ना हो। ये बहुत बड़ी बात सर ने कही है और अगर आपसे, आपको इनसे सुनने मिल रहा है कि आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, आप संकल्पित रहिए और आप सेवा भाव से करिए। जैसा कि सर ने बताया, इनके डॉक्टर्स फ्रेंड हैं जो सर्कल पूरा था, उस चीज़ को सर आपके फ्रेंड सर्कल ने कभी आपको ये नहीं बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन से करियर चूज़ करना है? क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट्स अधिकतर बिल्कुल डिबेट नहीं होते कि मैं ये नहीं ये करूँ, और आप बिल्कुल अलग राह आपने चुन ली थी।
तो दोस्तों से कुछ आपकी सलाह नहीं, मशवरा कुछ ऐसा दोस्तों नहीं? का भी हमको बराबर बहुत सहयोग मिला अच्छा। और मिलता है। आज भी सब हमारे दोस्त साथ में उठते बैठते हैं। सर वो जब पहले दोस्त थे और आज की डेट में जब आपको वो इस पावरफुल एक कुर्सी पर देखते हैं, तो भेदभाव और क्या समानता उस टाइम है? दोस्त दोस्त होता है, ना कोई बड़ा होता ना छोटा होता है, अच्छा। और सारी चीज़ें अलग करके हम लोग बैठते हैं सारे दोस्त हमारे, और वो भाव नहीं रहते। हम लोग सब एक दूसरे के फील्ड से बाकायदा प्रोत्साहित करते हैं एक दूसरे को, जी। और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। मतलब दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका पद, आपका नाम उस समय कहीं पे भी आपके काम नहीं आता है। तो सच्चा दोस्त वही है जो दोस्त को हर हाल में अपनाए। सर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स जो आज की डेट में आपके लेवल तक नहीं भी हैं? क्या आप आज भी उनके कॉन्टैक्ट में हैं? हम अपने उन सारे दोस्तों के कांटेक्ट में हैं जो किसी भी हालात में हों, हाँ। हम उनके साथ खड़े। जी सर, क्योंकि मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो आपके हालात के हिसाब से आपसे दोस्ती मेंटेन करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो आपने सुना और समझा, ये तो सर का एक सामाजिक स्तर जो शायद लगभग सभी जानते हैं मेरे अलावा शायद, इसलिए मैंने पूछा। अब सर की जो पर्सनल लाइफ है, पारिवारिक आपकी जिम्मेदारियां, और आप अपने बच्चों को क्या वही चीज सिखाएंगे जो आप आज की युवा पीढ़ी को सिखाना चाह रहे हैं? वातावरण घर का जैसा होता बच्चे वैसे ढलते हैं, जी। क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं था, बायो के स्टूडेंट थे जी। और हमारे सारे साथी डॉक्टर्स बने, हम नहीं बन पाए। लेकिन हमारी बेटी ने इस बात को आगे बढ़ाया, अच्छा। आज वो डॉक्टर है और एमडी है एनेस्थीसिया में। ओके, है मतलब ना, आपके सपने को वो आगे ले गई बिना किसी दबाव के। बिना किसी दबाव के, उसका इंटरेस्ट बचपन से था। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ चूकी थी, तो इस बात को लेके संतुष्टि भी मन में है कि हम नहीं बन पाए तो हमारे बच्चे बने। अच्छा। है ना, बिल्कुल सही है। वैसे ही राजनीतिक रूप से यदि देखे सेवा भाव में, तो बेटा हमारा राजनीति के परिप्रेक्ष्य में है, सामने है। तो कुल मिला के ये है कि किसी को सिखाया नहीं जाता। किसी ने लिखा है कि तालीम नहीं दी जाती परिंदे को उड़ान की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई ऊंचाई आसमान जी, बिल्कुल की। तो सही। ये है जीवन की सच्चाई। सर अभी एक रिसेंटली केस आया है, एक पिता ने अपनी बेटी को गोली मार दी। बाहर का है केस, राधिका जो स्पोर्ट्स में थी बच्ची, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ी होना चाह रही थी और उनके अकॉर्डिंग शायद नहीं चल रही थी। तो आपने जो अभी आपने चीज़ बोली, आप क्या बोलेंगे इस पर? ये संवेदन शून्यता होती है, और इसको हम निष्ठुरता नहीं क्रूरता कहेंगे। क्योंकि एक समय कोई भी इंसान हो, उसका जीवन का सबसे बड़ा मकसद होता है कि हमारे बच्चे कैसे स्टेब्लिश हो। जी। सब कुछ महत्वाकांक्षाओं से लेके सारी चीजें केंद्रित हो जाती है बच्चों के हितों के साथ। जी। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति यदि ये सोच का है कि हमारे बच्चे हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, तो उसकी संवेदन शून्यता है, संवेदनहीन है। और यदि उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाए बच्चों की, तो निष्ठुर है। जी। जी। और निष्ठुरता इस हद तक हो गई कि क्रूरता पे उतर आया, बेटी को गोली मार दी। जी। तो ये तो ऐसे समाज में कई अपवाद भी होते हैं, लेकिन समाज में मेरा अपना मानना है कि बच्चियों के मामले में एक सम्मान अलग होता है, बच्चियों के मामले में एक इज्जत अलग होती है। जी और सर। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, तो उसको हम इंसानों की श्रेणी में नहीं रख सकते। सर क्योंकि ये बहुत ही हीन भावना अगर हम बोलें, इंसानों की ये श्रेणी में समझ नहीं में रख आते हैं। सकते। जी, थैंक यू सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने अभी हमें जो जितनी चीज़ें अभी आपने बताई हमें, इसके अलावा भी आपका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, एक पर्सनल लाइफ रहती है। आपके पास रात में 12 बजे भी कॉल आता है या सुबह 5 बजे भी कॉल आता है, तो आप उस कॉल
के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन क्या आपका अपना कोई एक जो मी टाइम रहता है, दैट मीन्स लखन घंगोरिया एक ब्रांड है, वो ब्रांड को छोड़कर आपकी पर्सनल लाइफ क्या है जहाँ जो आपको लगता है कि हाँ ये मी टाइम रहता है? एक समय के बाद सब कुछ राजनीति में पर्सनल नहीं रह नहीं रह जाता है, जाता। सार्वजनिक जीवन हो जाता, और ये कह ले कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती। अच्छा। तो हाँ, ये सच है कि बच्चा कुच्चा कुछ टाइम जब मिलता है तो स्वाभाविक रूप से परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं, जी। परिवार के साथ बैठना पसंद करते हैं, बच्चों के साथ। अब ये बच्चों की भी व्यस्तता रहती है, लेकिन कुल मिला के एक जो पारिवारिक परिवेश होना चाहिए जी। जी। वो बना रहता है, और सार्वजनिक जीवन भी अच्छा चलता है और निजी जीवन भी अच्छा चलता है, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा लेते हैं। अच्छा, मतलब आपके पारिवारिक रूप में भी आपने बिल्कुल अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। सर जब लखन एक नाम है, जब लखन घंगोरिया बोला जाता है, एक ब्रांड बन जाता है। सर ये आपका जब फर्स्ट टाइम आप पॉलिटिक्स में आए और एक बड़े पद पर आपको फर्स्ट टाइम आपने सुना था, जैसे आपके ने बताया कि डॉक्टर्स एक डिग्री रहती है, तो लास्ट टाइम मैंने एक डॉक्टर मैम का इंटरव्यू लिया था, तब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि जब आपने फर्स्ट टाइम सुना कि आप डॉक्टर बने हो, तब आपको क्या लगा? क्योंकि एक नाम और उसके बाद आपके साथ एक पद जुड़ जाता है, तो आपकी वो फर्स्ट फीलिंग क्या थी? हम चूंकि छात्र संघ का चुनाव लड़े, छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद एक फीलिंग होती है कि छात्रों के हित में कितना काम कर सके, वो छात्र जीवन था। जी। क्योंकि छात्र राजनीति की पृष्ठभूमि से आए जी। तो फील्ड को समझने की सूझबूझ आ गई थी। हम्म। जब विधायक बने तो ये था कि हमको किन किन बातों पे जनमानस ने हमसे अपेक्षा चाहिए, और उसी के प्रतिफल में हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार इसने दिया है। जो अपेक्षाएं हमसे की है हम उनको कैसे पूरी करें, तो एक मन में ये भाव था। संतुष्टि ये है कि नर्मदा माई की कृपा से हम उन कसौटी पे खरे उतरे। संतुष्टि ये है, हर काम सब काम इंसान पूरे नहीं कर सकता, कमी भी होती है, जी। जी। कमी हुई है। ईश्वर भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, जी। जी। लेकिन प्रयास यदि हो और ईमानदारी से प्रयास हो तो जनमानस संतुष्ट रहता है। बहुत ही उम्दा आंसर दिया आपने सर। सर हर सफल सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये आपने सुना है? क्या आप इसको मानते हैं? और आपकी सफलता के पीछे आप किसको? स्वाभाविक रूप से हमारी पत्नी का हाथ है, जी। और हमारी पत्नी का उतना त्याग और समर्पण है, ओके, और कभी ऐसा? उतना प्रोत्साहन रहता है। वह इतने राजनीतिक जीवन में हमेशा बगैर घर के सहयोग के, बगैर परिजन के सहयोग के आदमी आगे नहीं बढ़ता। पत्नी का भी सहयोग है, पूरे घर का सहयोग है। मतलब आप मानते हैं कि आपकी सफलता के पीछे भी मैम ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और त्याग और समर्पण भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, तो उसमें आपने उनको भी वैसे किया। और सर एक पर्सनल क्वेश्चन, क्या वो भी रूठती हैं, आपको मनाना पड़ता है? ये तो जीवन के परस्पर वो पहलू, ये तो होता है। मतलब पारिवारिक जीवन में ये परिस्थिति होती, इंसान है, फरिश्ते नहीं है, तो गलती भी करते हैं। जी। गलती का पुतला है इंसान, और इंसान वो शख्स है कि सबसे पहले गलतियों को माफ करता है। जी। तो रूठने मनाने का ये इंसान के नेचर में तो जी। होता है, वो स्वाभाविक रूप से परिवार में भी होता सर है। इसको कंटिन्यू करते हुए आज आप जो जनरेशन देख रहे हैं वो ज़्यादातर डाइवर्स या फिर वो एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, वातावरण ये चल रहा है, अधिकतर लोग अपने उन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो सर आपका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन है, उसमें आपने भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसा कि मैंने आपसे अभी पूछा था सर, इम्पोर्टेंट। सर उसमें आज की जो जनरेशन है, क्योंकि वो हर पीढ़ी लोग